नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। संसद भवन पहुंचे हैं राहुल गांधी। सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। लंदन में अपने बयान को लेकर इस समय सुर्खियों में हैं और आपको बता दें कि आज संभव है कि उस पर सफाई भी राहुल गांधी दें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी जो कि आज संसद भवन पहुंचे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी और अपने बयान जो कि उन्होंने लंदन में दिया, उस बयान पर हो सकता है कि वो सफाई भी दें। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। संसद भवन पहुंचे हैं राहुल गांधी और आपको बता दें कि लंदन में जो उन्होंने बयान दिया उस पर सफाई दे सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री की डिमांड हम जब करते हैं तो उसमें सत्यता निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये सरकार मान रहे नहीं, इसीलिए हमको कल प्रोसेशन करना पड़ा, प्रोटेस्ट कर। आज हमको ह्यूमन चेन बना के हम लोग अपने जो इसको ये अपना रिजेंटमेंट दिखा रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि क्या ऐसी बात है, मेजॉरिटी उनको है, उनके लोग ज्यादा रहेंगे इसमें, इसके बावजूद भी जेपीसी के लिए क्यों डर रहे हो, ये बात है। तो आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। हालांकि संसद भवन इस समय पहुंच गए हैं राहुल गांधी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कविता आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। के कविता ने खराब तबीयत का हवाला दिया है। इससे पहले 11 मार्च को 9 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी। के कविता पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कविता पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और आज ईडी के सामने उन्हें पेश होना था, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए, तबीयत उनकी सही नहीं है इसका हवाला उन्होंने दिया है और वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगी। तो सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि के कविता के आवास के बाहर मौजूद हैं। क्या जानकारी मनीषा, ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई है के कविता? बिल्कुल अभिषेक, देखिए तबीयत खराब होने की बात सामने आ रही है कि कविता इसलिए ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगी, लेकिन अभी अभी यहाँ पर जो उनकी लीगल टीम थी वो पहुंची है ईडी के पास से और यहाँ पर से अंदर गई है। अभी देख सकते हैं जिस तरीके से काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर थी पहले। और आपको बता दूं पार्लियामेंट के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं कि कविता के आवास पर उनसे मिलने के लिए। और बीआरएस नेता रंजीत रेड्डी, वेंकटेश नेता, कोटा प्रभाकर, साथ ही बीबी पाटिल और राज्यसभा मेंबर केशव राव भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी इस वक्त अंदर हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कविता से मिलने पहुंचे क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से वो ईडी में पेश नहीं हो पाई है। मैंने काफी सारे समर्थकों से भी बात की, सबका यही कहना है कि विपक्षी पार्टियों को फंसाने की कोशिश जो है केंद्र कर रही है और झूठे आरोप लगाकर उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियां बिठा रही है। एक समर्थक मेरे साथ यहाँ पर खड़े, इनसे मैं बातचीत करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी। अभी जिस तरीके से के कविता ने बोला है कि सर एक मिनट, जिस तरीके से के कविता ने बोला है कि उनकी तबीयत खराब है, ईडी में पेश नहीं हो पाएंगी, लीगल टीम अभी आ गई है, आपका क्या कहना है इन सब पूरे मामले में? अभी यहाँ अभी इनका तो अभी वो बताएंगे, लेकिन अभी जो अभी दिक्कत देश में हर नेता को ये कर रहे हैं, जब से भी बीजेपी सत्ता में आई है, जब से भी बीजेपी सत्ता। तो देखिए अभी एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लेटर गया है सुप्रीम कोर्ट के पास उसमें हेल्थ इश्यू जो है बताया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अभी मुझे एक सूत्र के हवाले से पता चला है कि लेटर में जो कोर्ट में 24 तारीख की सुनवाई का समय दिया था गिरफ्तारी को लेकर, वही वजह जो है कि कविता ने बताई और लीगल टीम ने बताई है आगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लेटर दिया गया है वही वजह बताइए, क्योंकि लीगल टीम अभी अभी अंदर आई थी, इतनी देर से हम यही आपको बता रहे थे कि तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया था, लेकिन
अभी जो लीगल टीम अंदर आई है, लीगल टीम ने बोला है कि लेटर में उन्होंने ये बताया है कि 24 तारीख को सुनवाई होगी कोर्ट में और उसी का हवाला यहाँ पर दिया गया है, इसलिए जो है पेशी नहीं हुई है। हो सकता है 24 तारीख को या फिर 24 के बाद के कविता ईडी में पेश हो। अभी देखिए माहौल यहाँ पर आपको दिखा दूं, माहौल देखिए किस तरीके से उनके आवाज के बाहर जो समर्थकों का हुजूम है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और सभी लोग यहाँ पर उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ये गलत कर रही है क्योंकि बीआरएस पार्टी और के कविता एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के आते हैं। सहयोगी अली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। अली, अब आपके पास क्या जानकारी? ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई हैं के कविता, ईडी से क्या जानकारी आपको? देखिए अभिषेक, आपको बता दें आज ईडी के समक्ष पेश होना था के कविता को, क्योंकि अब से पहले 11 मार्च में उनसे पूछताछ की गई थी। करीब 9 घंटे की पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ईडी को मिले थे, जिसके आधार पर एक बार फिर आज उन्हें पेश होना था। लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कहा है कि वो नहीं आ सकती, क्योंकि आज उन्हें ईडी के अधिकारी अरुण पिल्लई के सामने बिठा के बातचीत करने वाले थे, क्योंकि ईडी के अधिकारियों के पास वो चैटिंग, वो सबूत मौजूद हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि के कविता ने विजय नायर और अरुण पिल्लई से बात की है। क्यों बात की थी? क्योंकि शराब के बड़े व्यापारी माने जाते हैं साउथ के, बड़ा इनका भौकाल है वहाँ पर शराब की कारोबार में। तो इसी के चलते पूछताछ करनी है कि आखिर तुम्हारा इनसे संबंध क्या है, और इसी के चलते आज ईडी के सामने पेश होना था। लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिखाते हुए ये कहा है कि वो पेश नहीं हो सकती हैं और वो अगली डेट पर आएंगी। लेकिन इसके बाद ईडी ने भी अपनी तरफ से जो उनसे सवाल किए थे उसमें अली कोई जानकारी अगली तारीख कब हो सकती है? देखिए अभी कुछ देर में ये साफ हो जाएगा कि अगली तारीख कब होगी, क्योंकि पेश होना है। अपनी तरफ से जो उन्होंने एक अपना पत्र लगाया उसमें साफ ही कहा है कि उनकी बीमारी है और वो बीमारी के चलते नहीं आ सकती, लेकिन ईडी के अधिकारी आ सकते हैं पूछताछ के लिए, ये भी उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन अब से पहले आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को भी ईडी दफ्तर पहुंचना पड़ा था पूछताछ के लिए, तो ये कहीं से भी उनका बात नहीं मानी जाएगी। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके आवास पर आके ईडी पूछताछ करे। ईडी की प्रक्रिया है कि जो भी आरोपी है उसको ईडी कार्यालय में आके अपना बयान दर्ज कराना है, पूछताछ होनी है, इसी के आधार पर उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कविता की तरफ से कि ईडी के अधिकारी महिला होने के नाते उनसे यहाँ आकर पूछताछ कर सकते हैं, जिसको ईडी के अधिकारियों ने नकार दिया है। अभिषेक, ठीक है अली, आप हमारे साथ बने रहें। मनीषा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब आपसे जानना चाहूंगा कि कविता क्या इस समय अपने आवास पर ही मौजूद हैं और तबीयत को लेकर के क्या जानकारी है, ये अपडेट अगर आपके पास हो मनीषा। बताई जा रही है और लगातार देखिए पार्लियामेंट मेंबर उनसे मिलने भी आ रहे हैं। बड़े बड़े जो बीआरएस के नेता हैं सब लोग अभी अंदर मौजूद है। बीवी पाटिल से लेकर केशव राव और रंजीत रेड्डी भी अंदर ही मौजूद है। तमाम लोग अभी बाहर नहीं निकले हैं। जैसे मुझे अपडेट कि कविता की तबीयत में सुधार है, अभी ऐसी कोई मेरे पास अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ उनकी तबीयत खराब है, इसलिए नेता उनसे मिलने पहुंचे और तमाम बाहर जुटे हुए ताकि इन लोगों को ये पता लग पाए कि कविता की हालत में सुधार है या नहीं। और इसीलिए अभी तक सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बस जैसे ही लीगल टीम अभी अंदर गई है, हो सकता है कि वो बाहर आकर मीडिया से इंटरेक्ट करे और बताए कि ईडी में जब वो गए थे तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई है, क्या उनको टाइम मिला है कि कविता को पेशी का, और टाइम मिला है तो क्या तारीख। चलिए ठीक है मनीषा, आप नजर बना करके रखिए। अपडेट वहां से जैसे जैसे आते रहेंगे वो आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी को सीबीआई के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए। 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने के निर्देश मिले हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि फिलहाल तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं, ये सीबीआई की तरफ से कहा गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिला। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के जो वकील हैं मनिंदर सिंह, उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। Same issue. Yeah, we had moved the petition for washing of the notices under 160 CRPC issued to Deputy CM Tejaswi Yadav sir. So we had stated that the summons are without jurisdiction, as the IO cannot call any person outside his duty AM to appear before CBI headquarters in Delhi. The High Court has given us liberty that in case they give you a fresh summon or they ask you to come again post March, because this protection is till March 31st, we can come back to the High Court. तो सहयोगी अली हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अली,
एक राहत की उम्मीद लेकर के तेजस्वी यादव गए थे, लेकिन राहत मिलती नजर नहीं आई। देखिए अभिषेक, आपको बता दें, ज़मीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, जो बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान रखने वाले शख्स हैं, वो अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने अपना शिकंजा उन पर जकड़ रखा है। हाल ही में कल कहा जा सकता है कि उनके परिवार के कई सदस्यों को बेल मिली है, जैसे उनकी बेटी हैं मीसा भारती, खुद लालू प्रसाद यादव हैं। इसके अलावा जो उनके खुद उनकी पत्नी हैं राबड़ी देवी, उनको ज़मानत मिली है। लेकिन तेजेश्वर यादव जो बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट के अंदर कि उनको उनके एडवोकेट को मौका मिलना चाहिए जब जब पूछताछ करें, और अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसका आज कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहस चल रही है। जो न्यायाधीश हैं दिनेश कुमार शर्मा, उनके बेंच पूरा इस मामले की सुनवाई कर रहा है, और अब 25 मार्च को एक बार फिर उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना होगा। बहस के दौरान तमाम चीज़ों पे दलीलें रखेंगी दोनों अधिवक्ताओं की तरफ से। ये कहा गया कि आखिर आप क्यों शामिल होना नहीं चाह रहे हैं इस पूरी जांच में, क्यों आप जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। तो उनका अधिवक्ता ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा एक एडवोकेट तेजेश्वर यादव के साथ रहे, क्योंकि जो भी बातचीत ईडी की तरफ से की जाए वो सब हमारे अधिवक्ता सुनते रहें, जिस पर अभी मंथन जारी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो उन्होंने अपनी हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, उस पर सुनवाई को लेते हुए अब 25 मार्च को उन्हें एक बार फिर पेश होना होगा कोर्ट में। ठीक है, तो अब इसमें यही चीज समझना चाहेंगे कि जो दलीलें दी गई मनिंदर सिंह की तरफ से, जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से जो कहा गया, उसमें कुछ बातें ऐसी भी निकल करके आई, और सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन वकील की तरफ से, जो तेजस्वी यादव के वकील हैं, उनकी तरफ से कुछ बातें ऐसी कही गई कि ऊपर से फोन आएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे। इसको लेकर के कोई अपडेट क्या कहा गया, कोर्ट रूम में हुआ क्या? देखिए अभिषेक, करीब 11:45 पर पूरी सुनवाई अंदर शुरू हो गई थी। इस समय हम न्यूज़ इंडिया की टीम हाईकोर्ट के बाहर ही है, जहां पर सुनवाई अभी भी जारी है। यहां पर सुनवाई के दौरान ये सीबीआई के अधिवक्ता ने आश्वस्त किया, ये साफ किया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और वो बिल्कुल भी ना घबराएं। ये उन्होंने पक्ष कोर्ट में रखा, जिसको लेकर कि वो डरे हुए थे कि कहीं सीबीआई गिरफ्तारी ना कर ले, और उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि सीबीआई इसलिए बार बार बुला रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर ले, क्योंकि अब से पहले भी उनका ये भी हवाला दिया कि अब से पहले भी आरोपियों को पूछताछ के दौरान बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि तेजेश्वर यादव 14 साल पहले छोटे रहे थे, उनका कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था ज़मीन के बदले नौकरी मामले में, उनके पिताजी से पूरा जुड़ा मामला है। ये बहस के दौरान बातचीत की गई, लेकिन उसमें ये बात साफ की गई कि तेजेश्वर यादव के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। जबकि सीबीआई के जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी अपना पक्ष साफ किया, उन्होंने ये कहा कि हम जो भी पूछताछ करते हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से करते हैं, जो भी पूछताछ होगी वो साफ होगी, और आपको ये आश्वस्त किया जाता है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन बहस के दौरान ये निर्णय लिया गया न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की तरफ से कि अब 25 मार्च को उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना होगा। अभिषेक, लेकिन इसमें सवाल एक और ये भी है कि देखिए, अगर चीजें आगे बढ़ रही है, जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा, तो हिरासत, गिरफ्तारियां ये तो नॉर्मल होती है, लेकिन सीबीआई तो पहले ये क्लियर कर रही है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए 14 साल पुराना पूरा मामला है, जिसमें इस पूरे मामले में 14 आरोपियों को नामजद आरोपी बनाया गया है सीबीआई की तरफ से, क्योंकि 14 साल पुराना ये मामला है। ज़मीन के बदले नौकरी, जब लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में रेल मंत्री हुआ करते थे, तब का ये पूरा मामला है। 2002 से 2009 के बीच में जितने मामले आए थे उनको संज्ञान लेते हुए सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, और अभी हाल ही में 2022 अक्टूबर में इस पूरे मामले की चार्जशीट जमा की गई है। चार्जशीट जमा करने के दौरान इन सबको कोर्ट से सम्मन जारी किया गया, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनका मामला एक अलग कोर्ट से चलता है। उसी के चलते राहुल एवेन्यू कोर्ट में उनको पेशी के लिए बुलाया गया था, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों को बेल भी मिल गई है। लेकिन तेजेश्वर यादव क्योंकि चलिए ठीक है अली, तो नजर बना करके ही रखिए। हालांकि कोर्ट रूम में चीजें खत्म हो चुकी हैं, खबर पे नजर बना के रखिए, जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कानून मंत्री ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, ये कहा है किरेन रिजिजू ने। देश को गाली देंगे तो चुप नहीं रहेंगे, ये कहा है रिजिजू ने। कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है, देश को बदनाम करने का अधिकार किसी को नहीं, ये कहा है किरेन रिजिजू ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता
अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है। लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जो भी बोलता है, अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। यह कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। सत्ता पक्ष के लोग सदन में हंगामा करते हैं, माफी मांगने का सवाल ही नहीं। असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है सरकार। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने जोरदार हमला बोला है सरकार पर, सत्ता पक्ष के लोग सदन में हंगामा करते हैं, माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, यह कहा है खड़गे ने। डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, लेकिन किसने रोका? वो भी महिला कांस्टेबल्स को हमारे सामने रख के उन्होंने हमारे को रोकने की कोशिश की। और ये जो है अदानी का इशू ये बंद करने के लिए या उस पर चर्चा नहीं होना और उनके फेल्यूअर्स जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होना, ये उनका मंशा है। कभी सुने आप? रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है? क्या खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूजीलैंड में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल पर 7 रही है। तो ये बड़ी जानकारी, न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप पर भूकंप आया है और आपको बता दें कि इसकी तीव्रता 7 मापी गई है। तो अब देखिए तीव्रता जो है भूकंप की काफी ज्यादा है, 7.0 मापी गई है इसकी तीव्रता। ये बड़ी खबर इस वक्त की, भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। न्यूजीलैंड में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए नुकसान यहां किस तरीके का हुआ है, वहां से अपडेट जैसे जैसे आएंगे वो आपको बताते रहेंगे। अब देखिए भूकंप की तीव्रता और उसका प्रभाव क्या होता है। अगर भूकंप की तीव्रता 6 से 6.9 के बीच रहती है तो इमारतों में दरार तक आती है। 7 से 7.9 की तीव्रता होती है तो इमारतें गिर जाती हैं। जिस तीव्रता से भूकंप के झटके आए हैं न्यूजीलैंड में, इससे पहले तुर्की में भी यही स्थिति थी। इसके अलावा 8 से 8.9 के बीच की अगर तीव्रता रहती है तो पुल तक गिर जाते हैं, और अगर 9 से अधिक तीव्रता होती है तो फिर बड़ी तबाही होती है और बड़ी सुनामी आती है। तो ये रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। भूकंप आए तो ये सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हों, इस दौरान बड़ी इमारत, बिजली के खंभों और पेड़ों से ज्यादा दूरी बना लेनी चाहिए। जिस समय भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, भूकंप आने के बाद बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कतई ना करें। सीढ़ियों की मदद से नीचे उतरें।
नीचे उतरने के लिए इस समय सबसे ज्यादा सेफ होता है कि आप सीढ़ियों से नीचे उतरें, लिफ्ट का कभी भी इस्तेमाल ना करें भूकंप के दौरान। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं है तो घर में ही किसी सुरक्षित जगह को तलाशें और वहां रहें। खास करके बेड के नीचे, टेबल के नीचे लेट जाएं और वो सुरक्षित जगह होती है। भूकंप के झटके महसूस होने पर पंखे, खिड़की, अलमारी और भारी सामानों से दूर हो जाएं। बेड, टेबल, डेस्क जैसी चीजों के नीचे आ जाएं। घर में पिलर हो, पिलर के करीब आप आ जाएं। बार बार खुलते और बंद होने वाले दरवाजों से पूरी तरीके से आप दूर हो जाएं। तो देखिए, तीव्रता अलग अलग होती है तो उसके प्रभाव किस तरीके के होते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर 1.9 तक की तीव्रता होती है तो ये सिर्फ सिस्मोग्राफ जो होता है वहां पे तीव्रता मापी जाती है। 2 से 2.9 की स्थिति होती है तो फिर भूकंप आने पे हल्का कंपन जैसा महसूस आपको होगा। 3 से 3.9 की तीव्रता अगर होती है तो ऐसा लगेगा जैसे पास से ट्रक गुजर गया हो, एक तेज रफ्तार का ट्रक गुजर गया हो, यह स्थिति बनती है। 4 से 4.9 की तीव्रता अगर होती है तो भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं। अगर तीव्रता 4 से 4.9 के बीच की होती है तो 5 से 5.9 के बीच अगर तीव्रता होती है तो फर्नीचर हिल सकते हैं। यह स्थिति बनती है अगर तीव्रता 5 से 5.9 के बीच की होती है तो। फिर 6 से 6.9 की तीव्रता अगर होती है तो फिर जो अगर बहुमंजिला इमारत है, मकानों में दरारें आ सकती हैं। यह स्थिति बनती है अगर 6 से 6.9 की हो तो। और 7 से 7.9 की स्थिति बनती है तो फिर इमारतें गिर सकती हैं, जमीन के अंदर पाइप जो डाले गए हैं वो फट सकते हैं। 7 से 7.9 की तीव्रता होती है तो। अगर 8 से 8.9 की तीव्रता हो तो फिर पुल भी गिर सकते हैं। मकान तो धराशायी हो ही जाते हैं लेकिन पुल भी गिर सकते हैं, और 9 से अधिक हो तो फिर तो भयानक तबाही मचती है। तो यह भूकंप की स्थिति बनती है। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शूटआउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सुरक्षा कर्मी पर बम फेंकने का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में गनर पर बम फेंकते हुए गुड्डू मुस्लिम दिख रहा है। आखिरी दम तक संघर्ष करते दिखा है उमेश। वीडियो में अतीक का बेटा असद भी नजर आ रहा है। तो ये सीसीटीवी फुटेज है, एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें आया है, उमेश आखिरी सांस तक संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गनर भागता हुआ आपको नजर आएगा। शूटआउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। खबर जम्मू कश्मीर से है जहां महबूबा मुफ्ती ने नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की है। नवग्रह मंदिर में दर्शन करने पहुंची हैं महबूबा मुफ्ती। मंदिर की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की है। मंदिर के शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया है। मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। महबूबा मुफ्ती मंदिर में पहुंची, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। ये तस्वीरें आप देखें। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। महबूबा मुफ्ती नवग्रह मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना की, भगवान शिव पर जलाभिषेक किया, शिवलिंग पर जलाभिषेक करती नजर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं महबूबा मुफ्ती। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।